तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड के तो क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास 10th के, उन सभी का आर.के.एस. एकेडमिक जोन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उसके सेगमेंट शिक्षा बिहार में आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज हम अपने पहले चैप्टर साइंस यानी विज्ञान के पहले चैप्टर को अध्याय को देख रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखी गई जो लाइन्स है, पहली पैरा जो यहाँ पे दी हुई है कि अपने दैनिक जीवन का निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे के तवा, तसला, कील का आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है हम अपने डेली लाइफ में यानी निजी ज़िंदगी में अक्सर हम ये करते हैं, हमारे साथ होता है। ये सारी क्या एक चेंजेस है, हम सांस ले रहे, हवा अंदर ले रहे, ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे। तो ये सारा जो प्रोसीजर है, ये डेली लाइफ में हमारा एक लाइफ प्रोसेस, हमारा ये ज़िंदगी ऐसे ही चलता है। हम सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। ये जो पदार्थ, ये जितने भी चीज़ों के बारे में हम देख रहे हैं, मान लीजिए आपने एक मोमबत्ती ली, उसको जलाया, तो वो क्या हुआ, वो जल के वो वापस से वो क्या हुआ, मोम पिघलते गया। तो आपका जो पदार्थ आपके पास पहले था, उसमें परिवर्तन आ गया, उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही कुछ पदार्थ, उनके भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में यानी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है यानी केमिकल चेंज होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी जब कोई केमिकल चेंज होता है यानी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए, प्रैक्टिकली देखने के लिए आपको लैबोरेटरी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक वॉच ग्लास में इकट्ठा किया गया है, मैग्नीशियम रिवर का वायु में उसे जलाया गया है। तो ये सारी जो एक्सपेरिमेंट्स है, अगर आप देखते हैं लैबोरेटरी में जाके, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और यहाँ से आपको जो है केमिकल चेंज, इसके बारे में एक आइडिया आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा और क्रियाकलाप दी हुई है, 2 और 1.2 और 1.3। ठीक है, ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखिए, इस जो एक्सपेरिमेंट्स जो हमने किया, अभी जो क्रियाकलाप की है हमने, हाँ, तो हम देखेंगे कि जैसे ऊपर दिए गए इन 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स को, ये क्रियाकलाप को अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसमें आप चीज़ देखिएगा कि इसमें क्या ऐसे बदलाव आए जिन बदलावों के बिना पे हम ये कह सकते हैं कि एक केमिकल चेंज हुआ है यानी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सबसे पहला जो है, जो चेंज, जो परिवर्तन आया, वह अवस्था में परिवर्तन, यानी जिस अवस्था में वो था, यानी जिस स्टेट में वो सॉलिड था, लिक्विड था कि गैस था, जिस अवस्था में उसकी परिवर्तन आया कि नहीं, उसके रंग में कोई परिवर्तन है कि नहीं, गैस का निकास या उत्सर्जन हुआ है कि नहीं, यानी गैस उससे निकली है कि नहीं, या तापमान में किसी तरह का परिवर्तन आया है कि नहीं। इन 4 परिस्थितियों को अगर हम इन 4 में से किसी भी परिस्थिति को अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति आई, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो देख पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो चैप्टर में है, हम जो अध्याय में पढ़ रहे हैं, वो उस अध्याय जो है इसी विषय में है कि ये जो केमिकल चेंज यानी ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्या है और कैसे हो रही है और इसके भिन्न प्रकार क्या है। हम अगर अपने आसपास देखें तो हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें ये ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में।
सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण क्या है? क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। गौर से देखें, यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। अब आप ही मान के चलिए कि आपको ये चीज़ किसी को लिख के बतानी है, किसी को कह के बतानी है, तो अगर आप ये बार बार कहते हैं कि ऑक्सीजन को हम मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो ये कहने में या लिखने में कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। तो इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी एक शॉर्ट में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। यानी इसको जो शब्द समीकरण, इसको जो हम लोग फॉर्म्स होते हैं, इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, अगर उसके रूप में हम लिखें, इसको अगर वर्ड्स के रूप में हम लिखें, एक इक्वेशन बना के लिखें, तो ये हमें लिखने में बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। आप जरा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास ये दी हुई है, देखिए यहाँ पे अभी हम क्या बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होना, तब क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। तो ये जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोनों एक साथ रहते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पे गौर करेंगे, ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अब इतनी लंबी एक जो लाइन जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, इस लंबी लाइन को हमने इस छोटे से एक अंश में इसको लिख दिया कि वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो अभिकारक, यहाँ पे तो शब्द आए हमारे पास ने अभिकारक और उत्पाद। इसको अगर हम अंग्रेजी में बात करना चाहे, समझना चाहे, तो अभिकारक यानी रिएक्टेंट, अगर साफ ये में समझे तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट, यानी अभिकारक। अब यहाँ पे अभिकारक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अभिकारक यानी किन चीज़ों से जुड़ के क्या बन रहा है, और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। हम जानते हैं उत्पाद यानी नई किसी चीज़ का जन्म, नई किसी चीज़ का बनना, तो वो हो गया उत्पाद। और अभिकारक उन अभिकारक ऐसी चीज़ें जिनको मिला के हम कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के क्या बन रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी जिसमें परिवर्तन आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहेंगे। ये आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे कि ये जो अभिक्रिया हुई जिसमें मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन, जिसमें परिवर्तन, जिसमें रासायनिक परिवर्तन आया, इन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और ऐसी इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं भी अगर आपको कठिनाई हो समझने में या कहीं भी आपको दिक्कत आई तो आप अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे, ताकि हम ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपके पास पहुँच सके। आपके जो भी डाउट, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उस सवाल का जवाब लेके हम आप तक पहुँच सके। कोई संकोच नहीं कीजिएगा। चलिए यहाँ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को अनेक मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। बहुत ही अहम बात है ये जो हम कहते हैं यहाँ पे
ये शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाई और LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ, चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS में लिखा जाता है। ठीक है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ये आप लोग एकदम गौर से इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो हमने अभी जो केमिकल रिएक्शन देखा, अगर आप उस पर गौर करें तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। एक सेकेंड, वहाँ पे हम जाते हैं वापस। जैसे देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि जब अभिकारक से उत्पाद वो बन रहा है तो वो किससे घिरा हुआ है, तो वो एक एरो, एक तीर समान एक चीज़ से वो घिरा हुआ है। ठीक है। यानी जब कोई चीज़ किसी में बदलता है तो हम उसको किससे दर्शाया करेंगे, हम तीर बना के ये दर्शाया करेंगे। ठीक है। अगर दो अभिकारक अगर मिल रहे हैं, दो सब्सटेंसेस अगर मिल रहे हैं, तो उनके बीच में हम क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है। यहाँ पे फिलहाल जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास उत्पाद में बस एक ही रासायनिक अभिक्रिया जैसे हुई, यहाँ पे एक ही उत्पाद बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ऐसे अगर हम और समीकरण देखेंगे तो उन समीकरणों में हम देखेंगे कि उत्पाद में केवल एक ही नहीं रहता, कभी मान लीजिए और सब्सटेंस और चीज़ें भी आती है, जैसे पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया अलग से। तो अगर मान लीजिए आगे हम देखते हैं कि इसके साथ उत्पाद में और कुछ ऐसे चीज़ें जुड़ रही है, और कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ रही है, तो हम उनके बीच में भी क्या करेंगे, जोड़ का ये जो सिंबल है वो लगाया करेंगे। ठीक है। तो चलिए वापस हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया जो हमने अभी देखा। ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखना, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह अब जो हमने देखा कि हम उसको शब्द समीकरण में लिख सकते हैं, यानी वर्ड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या इससे भी कोई छोटी विधि है, इसको लिखने की संक्षिप्त विधि है? तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी जो चीज़ें हम शब्द में लिख रहे हैं, अगर हम उनके रासायनिक सूत्र का उपयोग करें, यानी उनके सिंबल का उपयोग करें, तो वो और संक्षिप्त भी हो जाएगी तथा उपयोगी भी बन जाएगी, हमें लिखने में आसानी भी होगी। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। यही पर अगर आप गौर करें, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वापस, Mg+O2, Mg यहाँ पे किसके लिए दर्शाया जा रहा है, किसका सूत्र है ये मैग्नीशियम का सूत्र है, और O2 किसका सूत्र है, ये ऑक्सीजन का सूत्र है। और यहाँ पे MgO क्या है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या देखा कि Mg+O2 यानी इनके सूत्र को हम लिख रहे हैं। मैग्नीशियम की जगह, पूरा मैग्नीशियम लिखने की जगह हम उसे सिर्फ Mg लिख रहे हैं, और पूरे ऑक्सीजन लिखने की जगह हम उसे O2 के तौर पे लिख रहे हैं। तो ये क्या है, इसके सूत्र हैं। ठीक है। अब तीर के निशान की बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती करें। आप लोगों ने कक्षा 9वीं में ये पढ़ा होगा, मोल कंसेप्ट, ये सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, परमाणु की संख्या के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर आप यहाँ पे संख्या को देखें और गिनती करें, उनकी तुलना करें, क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ जी हाँ। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। यानी हमें एक और चीज़ जो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो हमने अभी एक रिएक्शन जो देखा, जो समीकरण यहाँ पे हम देख रहे, इक्वेशन देख रहे हैं, हमारा एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण काम यहाँ पे हो जाता है विद्यार्थी के तौर पे, हमें ये गौर करना पड़ता है कि दोनों ओर
यानी आपके बाईं ओर, तीर के बाईं ओर और तीर के निशान के दाईं ओर हमें यह देखना पड़ता है कि क्या दोनों का जो परमाणुओं की संख्या, क्या दोनों संतुलित है, क्या दोनों बराबर है। यदि है तो हम इसे समीकरण संतुलित, यानी ये समीकरण क्या है, रिएक्शन क्या है, संतुलित है यानी बैलेंस्ड है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये साइंस का एक लॉ है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ये जो मास होता है ये नया करके कभी जन्म नहीं लेता है या कभी ख़त्म नहीं हो जाता, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड। तो अगर एक समीकरण में हम देख रहे हैं कि बाईं ओर समीकरण में जो परमाणुओं की संख्या है वो ज़्यादा है दाईं ओर से, तो वो क्या होगा, असंतुलित होगा। और हमारा ये काम है, कर्तव्य है कि हम इस समीकरण को हमेशा संतुलित भाव में रखने की कोशिश करेंगे। और कक्षा 10 में यानी क्लास 10th में ये हमारे पास एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। क्या महत्व है संतुलित रासायनिक समीकरण का, ये जानने की आवश्यकता है कि ये बार बार जो हम जिक्र कर रहे हैं संतुलित या असंतुलित, क्या महत्व है संतुलित करने का, बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। जैसे कि अभी मैं आपसे कह रहा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी यहाँ पे दी हुई जैसे आपको है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों को कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बात आपको एकदम ध्यान रखने वाली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है उसका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, यानी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान उसके अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है और होना चाहिए। तो हम अपने इस कक्षा में इस चीज़ पे गौर करेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे कि ये अगर असंतुलित है तो इसे संतुलित कैसे बनाएं। तो यहाँ हम जो देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, जैसे हमने अभी पढ़ा, हम इसके ऊपर गौर करेंगे। और ये सबसे बड़ी जो हम चीज़ देखेंगे कि संतुलित जो रासायनिक समीकरण जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है या असंतुलित से संतुलित कैसे किया जाता है। इसके लिए मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को एक किताब के बारे में कहता हूँ। उस किताब का नाम है, एक सेकेंड, आप लोग इसको गौर कर लें, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। इस किताब से आपको सहायता हो जाएगी। इस किताब से आपको, मैं यहाँ पे आपके पास एक, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इस किताब को अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को ये संतुलित जो हम अभी कह रहे हैं, ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने में आपको सहायता होगी। आप इसे लिख सकेंगे, आप इसे समझ के बना सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं और उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, हमने जो क्रियाकलाप 1.3 हम लोग देख रहे थे पहले, जो क्रियाकलाप है कि शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जैसे देखिए वहाँ पे क्या था, जिंक था, सल्फ्यूरिक अम्ल था, ठीक है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन बनता है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे आप देखिए उत्पाद में यहाँ पे अब 2 चीज़ें आई तो यहाँ बीच में ये जोड़ के सिंबल से जोड़ा गया, उन्हें प्लस करके जोड़ा गया, ठीक है। तो जिंक को और सल्फ्यूरिक अम्ल को वो किस में बदलता है, वो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन में उसका वो बदलाव होता है। तो अगर उसको हम शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जाए तो कैसे होगा, Zn + H2SO4 गिव्स आउट, इसको इस एरो को, ये तीर को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में गिव्स आउट,
कि जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और तुलना करते हैं इसके बारे में, इसके जिक्र में कि क्या है। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे हम गौर करेंगे कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या क्या थी, है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि जिंक था। चलिए एक बार वहाँ से हम वापस इस चीज़ पे एक बार इसको हम कर लेते हैं। अपने पास जिंक है और H2SO4 है और यहाँ पे जिंक ZnSO4 है प्लस H2 है। ठीक है, तो ये जो हमने देखा, अब यहाँ पे जिंक कितना है आप गौर करके देखिए। अगर जिंक को आप गिनने जाइएगा तो जिंक यहाँ पे कितना लिख है, जिंक यहाँ पे है आपके पास 1। अभिकारक में मैं बता रहा हूँ, जिंक है 1। H कितना है, H हमारे पास इसमें 2 है। आप S को देखें तो S है 1 और O कितना है, O 4 है। आप SO4 को साथ में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे अलग करके देखना चाहें तो S 1 है और O 4 है। ये हो गया हमारा किधर, अभिकारक के तौर पे, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा। यहाँ पे S को और O को अलग करके लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। जिंक देखिए 1 है, H 2 है, S 1 है, O 4 है। इसी तरह से अगर हम उत्पाद में इसकी गिनती करने जाए तो हम देखेंगे कि जिंक 1 है, H 2 है, S 1 है, O 4 है। अब अगर आप दोनों को देखें, मिलाने जाए तो आप देखेंगे कि ये 1, ये भी 1, ठीक है। ये 2, ये भी 2, ये भी ठीक है। ये 1, ये भी 1, ये भी ठीक है। और ये 4 और ये 4, यानी हम कहेंगे कि ये जो हमने समीकरण किया ये पूरी तरीके से क्या है, संतुलित है। तो जब संतुलित है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें इसे असंतुलित बनाने की आवश्यकता नहीं है। और ये जब संतुलित है तो इसमें कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं अगले समीकरण में, रासायनिक समीकरण को हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक नया समीकरण है। Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे एक नए एलिमेंट्स की जिक्र की गई है, Fe प्लस H2O, और इसके उत्पाद में Fe3O4 प्लस H2। अगर आप इसको लिखने जाए अपने पास तो आप गौर कीजिएगा कि अभिकारक की तरफ Fe कितने हैं। सबसे पहले देखिए चरण 1 हम कैसे करेंगे, आप जैसे इस किताब में देख के इसको पढ़ के समझे, मैं आपको बता भी रहा हूँ अलग से कि ये कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या करें, आप प्रत्येक जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, प्रत्येक जो चिन्ह यहाँ पे दिए हुए, सूत्र दिए हुए, आप उनको गिने कि वो कितने हैं। आप यहाँ सूत्र में देखिएगा Fe, आप अपने पास हमेशा एक पीरियोडिक टेबल रहे, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप अपने पास एक पीरियोडिक टेबल रहे, एलिमेंट्स को देखिए, उसके बारे में जाने। कक्षा 11वीं एवं 12वीं में आपको इसकी बहुत आवश्यकता होगी अगर आप विज्ञान लेके आगे बढ़ते हैं तो। लेकिन कक्षा 10वीं में भी आप अपने पास एक पीरियोडिक टेबल रखें, इन एलिमेंट्स के बारे में जानें कि वो क्या है, उनका सूत्र क्या है। और जैसे मैंने अभी आपको जिस किताब का नाम बताया, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, एक बहुत ही पतली सी किताब है और उसमें से कुछ ऐसे जो अंश है जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ये जो कंसेप्ट है ये बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे वापस हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो सूत्र दिए हुए Fe प्लस H2O, आप यहाँ पे देखिए Fe हमारे पास कितनी है अभिकारक की तरफ, LHS में Fe है हमारे पास 1। H को अगर हम गिनने जाए तो कितना है, 2, और O कितना है, 1। अब आते हैं हम उत्पाद की तरफ, हमारे पास यहाँ Fe कितना है, आप गौर से देखें तो देखिएगा 3, O कितना है देखिएगा 4, और H कितना है, H है 2। अब यहाँ पे जो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे Fe 3 है, तो ये क्या है, ये बराबर नहीं है। यहाँ पे 1 और 4 है, ये भी बराबर नहीं है, सिर्फ ये 2 और 2 है, तो इससे ये संतुलित नहीं बनता। इसे संतुलित बनाने के लिए प्रत्येक सूत्र को, अभिकारक के सूत्र को एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या को बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम बराबर कैसे करेंगे,
अब हम इसके जैसे हमने एक टेबल में से बना लिया कि वो कैसे हो रहा है। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1। यानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि उसमें सबसे बड़ा क्या है। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को हम संतुलित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पहले नहीं देखेंगे कि वो अभिकारक की तरफ है कि उत्पाद की तरफ है। हम खाली देखेंगे कि सबसे बड़ा यानी सबसे अधिक परमाणु वाला कौन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe3O4, तो हमारे पास ये सबसे बड़ा हुआ, और Fe3O4 में भी सबसे बड़ा क्या हुआ, O, यानी है O4, है ना। अब हम अभिकारक में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे O4 है। अब अभिकारक में O का जिक्र करें तो O यहाँ पे कितनी है, O यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो O को यहाँ संतुलित करने के लिए हमें कितने चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, जैसे मैंने बताया कि अभी ये इसको संतुलित करने के लिए हमेशा याद रखिएगा हम इसको गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे O हमारे पास कितना थी, O हमारे पास 1 था। अब यहाँ पे उत्पाद में क्या है, O हमारे पास 4 है। तो इसको अभिकारक वाले को अब हमें 4 बनाना, तो हम क्या करेंगे, उसको अभी वो 1 है तो हम उसको 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे जब हम 4 से गुणा करते हैं तो हम संतुलित करने के लिए उसे 4 से गुणा ये याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रय में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते। बहुत ही ज़रूरी बात हमें ये याद रखना है कि हम अगर यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मैं बताना चाहूँगा इस जगह पे जहाँ पे लिखा गया है, देखिए गौर से, जैसे यहाँ पे था, एक सेकेंड, Fe3O4, ठीक है, और यहाँ पे था आपका H2O। तो यहाँ पे O4 है। आपने सोचा कि भाई O4 है तो हम यहाँ पे भी क्यों ना O4 लिख दे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते। हम कभी भी ऐसे इसमें बदलाव नहीं ला सकते। इसमें बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा इसके आगे, इसकी जो संख्या है इसके आगे हमें इसका निर्माण करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम को 4 करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बीच में नहीं, हम इसके आगे लिखेंगे 4, यानी कुछ इस प्रकार लिखेंगे, यानी वो क्या बन जाएगा, 4H2O। अब इससे एक जो चीज़ आएगी कि ये O तो आपका 4 हो गया, लेकिन H यहाँ पे 2 था, तो H कितना हो गया, 4 गुना 2, यानी OH आपका हो गया 8। तो इसको रिलेटेड हम लोग जिक्र करेंगे अभी आगे, क्योंकि अभी संतुलित हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक बात है जो आप अपने ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे देखिए अभी हमने किया वो क्या, वहाँ पे इसको 4 बनाया, O को 4 बनाने के लिए, लेकिन अब हमारे पास H कितनी हो गई, H हमारे पास 8 हो गई। यहाँ पे H कितनी थी, यहाँ पे H 2 थी। तो अब इसको 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये 4 दूनी 8। तो अब हम देखेंगे कि इस तरफ भी ये जो 8 है, इधर भी ये 4 लगाने से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हम किधर लिखेंगे, पीछे नहीं, 4 हम यहाँ पे लिखेंगे 4H2O, सॉरी 4H2। तो ये 4 हम इसके आगे लिखेंगे। तो ऐसे हम देखेंगे कि ये जो हमारा ये वाला एलिमेंट है ये भी आपका हो गया बैलेंस, संतुलित हो गया, और ये भी संतुलित हो गया। यहाँ पे O भी संतुलित है, यहाँ पे भी O संतुलित है। अब बचा आपका क्या, बचा सिर्फ आपका Fe। अब यहाँ पे गौर करें कि Fe यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे Fe कुछ नहीं है, तो हम 3 लगा सकते से 3 बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, नहीं, 3 हम कहाँ लिखेंगे, 3 हम यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे, तो हमारे पास जो नया समीकरण आया वो क्या बना, 3Fe
प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारे पास नया समीकरण बना जो कि बिल्कुल ही संतुलित है। ठीक है, इस जो विधि से, जिस विधि से हमने इसको बनाया, इस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण का संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि इसको कौन सा मेथड कहते हैं, विधि कहते हैं हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो ये हो गया संतुलित कैसे बनाया जाए एक असंतुलित समीकरण को। इसको लेके अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित बहुत सारी ऐसे प्रश्नावली है। एक यहाँ पे जैसे हमने पढ़ लिया, हाँ, आप यहाँ पे संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। यहाँ पे अगर आप प्रश्नोत्तर में जाते हैं या आपके जो एक्सरसाइज है, आप अगर अपने एक्सरसाइज में देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो आपके पास, अगर आप कमेंट में हमें देते हैं कि आपको और ऐसे प्रश्न चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो हम अवश्य आपको ये सारी क्वेश्चंस, ये सारे जो प्रश्न हैं संतुलित करने का, क्योंकि एक बहुत अहम हिस्सा है केमिस्ट्री का। ठीक है, अगर आगे आप 11वीं या 12वीं कक्षा में से पढ़ते हैं तो इसमें आपको बहुत आवश्यकता हो जाएगी ये संतुलन जानने का। ठीक है, आगे हम ऐसे बहुत नए तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कक्षा 10 के अनुसार ये सारी चीज़ें को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया संतुलित। अब यहाँ पे जैसे हमने संतुलित को देखा, संतुलित के बारे में पढ़ा, हमारे अगले जो चरण में हम देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, अगले क्लास में इसके बारे में हम देखेंगे और इस अध्याय को उस कक्षा में अंत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग एक बार वापस से इस संतुलित और असंतुलित वाले समीकरण को समझ लें, अभिक्रियाओं को समझ लें। ठीक है, ये समीकरण के बारे में अच्छे से जाने समझे, संतुलित समीकरण करना सीखें। 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देखें। आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की मदद ले सकते हैं, उसमें से आपको ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे, आप उससे सीख सकते हैं, चीज़ें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी आपको डाउट हो, दिक्कत हो, आप कमेंट में ज़रूर अपने प्रश्न को रखें, ताकि हम उस प्रश्न को लेकर आपके सामने आ सके। और आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, इसमें समझना है, उसके बारे में जिक्र अवश्य करें। हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, आपके दोस्तों तक पहुंचाएं, जिन्हें भी ज़रूरत है। ये शिक्षा बिहार इसीलिए लाया गया है आपके पास, ताकि आप बिहार बोर्ड के कहीं भी छात्र हो, उन्हें कहीं भी कठिनाई हो रही हो पढ़ने में, वो पढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो आसानी से पढ़ सके। तो ठीक है, इस चैनल को जितना हो सके उतने अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए।